हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम ब्लॉक 2 का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे और इंटीग्रेटिव काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग क्या है? ये एक ब्रीफ थेरेपी है। ब्रीफ थेरेपी मतलब शॉर्ट टाइम की थेरेपी होती है, जिसमें सॉल्यूशन फाइंडिंग के ऊपर फोकस होता है, रेदर देन कि हिस्ट्री क्या है प्रॉब्लम की, उसके ऊपर फोकस नहीं होता। तो ये सॉल्यूशन के ऊपर फोकस्ड होती है, इसलिए इसका नाम है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों की स्ट्रेंथ का यूज़ करके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, रेदर देन कि उनकी वीकनेस या उनकी लिमिटेशंस के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेशंस होते हैं वो 10 से कम होते हैं यूजुअली, क्योंकि एक ब्रीफ थेरेपी है ये। और ज़्यादातर जैसे कह रहे हैं कि मोस्टली जो काउंसलिंग अप्रोचेज हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करती हैं, पर ये वाली जो काउंसलिंग अप्रोच है ये सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करती है, यानी कि टेक्स अ पॉजिटिव अप्रोच ऑफ द क्लाइंट कि वो सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढ सकता है। फिर आता है मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। तो सॉल्यूशन फोकस काउंसलिंग फोकस करती है कि क्लाइंट क्या अचीव करना चाहता है थेरेपी के थ्रू, वो मतलब क्या सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया है, वो चाहता क्या है क्लाइंट, मतलब प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो क्या चाहता है। पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं होता। फोकस ये होता है कि किस तरह का सॉल्यूशन क्लाइंट को चाहिए और वो आगे क्या चाहता है अपनी लाइफ में, किस तरह का सॉल्यूशन देखना चाहता है या किस तरह के चेंजेस देखना चाहता है। Based on the multiple analysis research of counseling and psychotherapy, Lambert and colleagues concluded that effective outcomes result primarily from the operation of 4 common factors of change। तो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन फोकस या कोई भी मोस्टली थेरेपी जो होती हैं उसमें कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि चेंजेस कितने जल्दी आएंगे। और वो एलिमेंट्स हम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स के नाम से उनको हम जानते हैं। तो वो जो 4 फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? जैसे क्लाइंट फैक्टर है, क्लाइंट फैक्टर का असर पड़ता है 40% चेंज पे, कि क्लाइंट जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी, क्या स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रांग है वो, कि वो चेंज होने में उसको हेल्प करेगा, अपने आप को हेल्प करेगा, कितनी विल पावर स्ट्रांग है उसकी, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके परसेप्शन क्या है और वैल्यूज़ क्या है, सोशल सपोर्ट कितनी है उसकी क्लाइंट की, उसकी रेजिलियंस कितनी है, मतलब वो खुद कितना रेजिलियंट है। तो क्लाइंट के फैक्टर्स उसके ऊपर 40% असर डालते हैं थेरेपी पे। अगर उसके परसेप्शंस पॉजिटिव हैं अपने आप को लेके, वैल्यूज़ उसकी स्ट्रांग है, सोशल सपोर्ट अच्छी है, रेजिलियंट पर्सनालिटी है, तो उसकी वजह थेरेपी में 40% असर पड़ता है कि वो क्लाइंट कितना चेंज होगा। दूसरा रिलेशनशिप फैक्टर है। रिलेशनशिप फैक्टर में क्या होता है? 30% फर्क पड़ता है चेंज के ऊपर। क्लाइंट्स एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्ट कोलैबोरेशन, मतलब उसका दूसरों के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसी कोलैबोरेशन रही है दूसरे लोगों के साथ। एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन फ्रॉम द काउंसलर, वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैसे रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब वो क्लाइंट और, अब यहाँ पे ये रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं? ये क्लाइंट और काउंसलर की बात कर रहे हैं कि आपस में कितने रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन है, कितना एक्सेप्टेंस है और कितनी वैलिडेशन है काउंसलर की तरफ से। तो इनके रिलेशन, दोनों के रिलेशन पर डिपेंड करता है कि कितना चेंजेस आएंगे। तीसरा फैक्टर होप फैक्टर है, जिसका असर 15% पड़ता है कि क्लाइंट के अंदर कितनी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है कि वो चेंज होना चाहता है। और चौथा फैक्टर है मॉडल या टेक्निक फैक्टर, जिसका अगेन 15% असर होता है कि जो काउंसलर है वो कौन सी इंटरवेंशन टेक्निक या किस तरह की वो थेरेपी यूज़ कर रहा है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ काउंसलिंग जो है वो किस पे, उसके क्लाइंट के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं। ये किसने डेवलप की थी? ये स्टीव सेजार ने करी थी 1985 में। ही डिस्कवर्ड बाय फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन रेदर देन प्रॉब्लम, क्लाइंट्स वर गेटिंग बेटर फास्टर। मतलब उसने ये देखा था कि मतलब हम अगर प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे करें तो क्लाइंट्स को जल्दी फायदा हो रहा है। तो फोकस किस में हो रहा है? सॉल्यूशन के ऊपर हो रहा है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं हो रहा है। इसमें ना बेसिक एक एजम्पशन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही प्रॉब्लम में हो। जैसे डिप्रेस क्लाइंट, ठीक है डिप्रेशन में है, लेकिन कुछ ऐसा भी टाइम था कि वो नहीं था डिप्रेस,
तो क्लाइंट को वो वाली चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, वो सिचुएशन इमेजिन करनी है जब वो डिप्रेस नहीं था, और उस टाइम उसके पास क्या रिसोर्सेज थे, वो क्यों डिप्रेस नहीं था, ऐसा क्या था उस टाइम पे, मतलब वो जो उसके पॉजिटिव चीज़ें थी उस टाइम पे उसको री इमेजिन करना होता है, उसको एम्फेसिस देना होता है। इट डज नॉट गो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, मतलब डेप्थ में एक्सप्लोरेशन में नहीं जाते प्रॉब्लम की, सिर्फ ये देखते हैं कि उस ऐसे टाइम में जब वो नहीं था डिप्रेस, या जब वो खुश था, तो उस टाइम पे ऐसा क्या था जब प्रॉब्लम नहीं थी। इसके एजम्पशंस क्या क्या हैं? पहला एजम्पशन ये है, इफ इट वर्क्स डू मोर ऑफ इट, इफ इट डजेंट वर्क डू समथिंग डिफरेंट, कि अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो उसको बार बार करो, कोई चीज़ आपके लिए ठीक से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आपके लिए पॉजिटिव है, उसको बार बार करो। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको छोड़ दो, कुछ और करो। तो एग्जम्पशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर का है, प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल नेचर का, कि आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स, मतलब क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपको सक्सेस मिलती है, आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं, उस चीज़ को ट्राई करो, और उस चीज़ को छोड़ दो जो चीज़ आपके काम की नहीं है। दूसरा जो एजम्पशन है कि एवरी क्लाइंट इज़ यूनिक, रिसोर्सफुल एंड केपेबल ऑफ चेंजिंग। हर एक बंदा यूनिक होता है, रिसोर्सफुल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, वो कहीं ना कुछ अपना गोल अचीव करने लायक होता है, केपेबल ऑफ चेंजिंग होता है। तो इस तरीके से एक पोजीशन ऑफ क्यूरियोसिटी अनेबल करती है अप्रोच करने के लिए क्लाइंट को, अपने आप को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, कि मैं यूनिक हूँ और मेरे अपने खुद के गोल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, और मैं उन चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, मेरे गोल्स को मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं इतना केपेबल हूँ, मेरे खुद के रिसोर्सेज हैं जो मुझे हेल्प करेंगे, मैं केपेबल हूँ, रिसोर्सफुल हूँ, और इससे बस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, तो उस चीज़ को फोकस किया जाता है। तीसरा एजम्पशन है कि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स एनहांस सॉल्यूशन। अगर क्लाइंट और प्रैक्टिशनर दोनों मिलके अपना अलायंस बना के, दोनों मिलके प्रिडिक्ट करते हैं कि बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, तो दोनों के रिलेशनशिप, क्लाइंट का और काउंसलर का, एक जो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और कॉमन गोल जो दोनों मिलके बनाते हैं, उससे हेल्प मिलती है सॉल्यूशन ढूंढने में। तो उसमें क्या है कि जो क्लाइंट्स के गोल हैं उसको अकोमोडेट करना है, उसके रिसोर्सेज को, फीडबैक को, ट्रस्ट इन आर कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू हेल्प, मतलब कमिटमेंट होनी चाहिए कि क्लाइंट की हमें हेल्प करनी है, कि काउंसलर की तरफ से, और उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करवानी है। फिर चौथी चीज़ अजम्पशन आ जाती है क्लाइंट फीडबैक। तो एक कोऑपरेटिव और अकाउंटेबल रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ एक फॉर्मल फीडबैक भी क्लाइंट से लेना ज़रूरी है, ताकि हम और बेटर कर सकें अपने काउंसलिंग को। और लास्ट अजम्पशन ये है कि प्रॉब्लम कांस्टेंट नहीं होती, नो प्रॉब्लम इज कांस्टेंट। हमेशा ऐसे होता ही है कि कभी कभी वो प्रॉब्लम कम भी हो सकती है, हमेशा ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हम सॉल्यूशन फोकस में वही चीज़ ढूंढते हैं कि कब ये प्रॉब्लम कम होगी। जैसे यहाँ पूछा हुआ है, टेल मी अबाउट अ रीसेंट टाइम व्हेन द प्रॉब्लम डिड नॉट अकर, कब ऐसा था कि आपको ये चीज़ नहीं हुई थी, उस टाइम क्या अलग था, तो वो चीज़ करने के लिए एनकरेज करो कि उस टाइम पे क्या था जब आपकी प्रॉब्लम नहीं थी ये वाली। Encouraging students and others to do more of whatever they have done to trick them about what will it take to make that happen more often, कि वो उस तरह की सिचुएशन कैसे होगी जब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, उस टाइम क्या किया था आपने, उसी चीज़ को रिपीट करो। नेक्स्ट assumption है कि बिग प्रॉब्लम्स डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर बिग सॉल्यूशंस। क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से ये मतलब नहीं है कि उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, कई बार छोटे छोटे सॉल्यूशन से ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और भी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे पीपल हैव स्ट्रेंथ, रिसोर्स, एबिलिटी के, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर भी पढ़ी है कि लोगों में स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटी होती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने, चैलेंज को फेस करने का। चेंज हमेशा होते रहते हैं और ऑलवेज पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं अभी प्रॉब्लम है तो कल भी होगी, हो सकता है कल सॉल्यूशन भी मिल जाए हमें। हमें चेंज को, काउंसलर को क्या करना है, क्लाइंट को हेल्प करनी है चेंज को पहचानने में, और वो कैसे लेके आना है अपने अंदर। मोस्ट प्रॉब्लम डू नॉट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ गैदरिंग ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है कि हमें पास्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत है हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अगर हम छोटे छोटे सॉल्यूशन करेंगे तो बड़े बड़े चेंजेस हम ला सकते हैं। और अगर चेंज और रेजोल्यूशन कई बार जल्दी भी हो जाता है, तो ये सारे एजम्पशंस हम इसमें मान के चलते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर कैसे होता है?
तो यहाँ पे दो चीज़ें बोली हैं, सपोर्टिंग पीपल टू एक्सप्लोर देयर प्रेफर्ड फ्यूचर, कि वो क्या अपने आप को देखना चाहते हैं फ्यूचर में, एक तो उस चीज़ में उनको सपोर्ट करो। एक्सप्लोरिंग व्हेन, वेयर, विद whom एंड हाउ पीसेज ऑफ दैट प्रेफर्ड फ्यूचर आर हैपनिंग। अब वो उस अपने प्रेफर्ड फ्यूचर में जहाँ वो अपने आप को देखना चाहते हैं, वो कब, कहाँ, किसके साथ और कैसे वो आएगा, उसको एक्सप्लोर करो, उसके साथ बात करो कि कैसे वो आएगा जो चीज़ वो चाहते हैं। उसके साथ बैठ के एनविजन करो उसके फ्यूचर के बारे में। विजन मतलब सोचो, देखो, इमेजिन करो कि वो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। उसकी क्यूरियोसिटी को रिस्पेक्ट करना है। जैसे अगर कोई बताता है अपने फ्यूचर के बारे में कि वो आगे अपने आप को कैसे देखता है, तो काउंसलर को उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसको वो अचीव करने में हेल्प करानी है। वही एक तरीके से थेरेपिस्ट का गोल बन जाता है कि मेरे को इसका प्रेफर्ड फ्यूचर जो है वो कैसे अचीव करेगा, उसमें इसकी हेल्प करनी है। तो कैसे अपने आप को चेंज करेंगे और करंटली हमारे साथ जो हो रहा है क्या हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्या हम चेंज करेंगे अपने आप को। अपना विजन एक क्रिएट करना है। प्रेफर्ड फ्यूचर के ऊपर बार बार ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर बात होती है। थेरेपिस्ट हेल्प्स द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई टाइम्स इन देयर करंट लाइफ दैट आर क्लोजर टू हिज फ्यूचर। तो अब उसको ये बोलते हैं कि अब आपकी लाइफ में प्रेजेंटली ऐसा क्या है जो आपके प्रेफर्ड फ्यूचर तक आपको लेके जाएगा। जैसे आपका प्रेफर्ड फ्यूचर है कि आप आगे जाके कुछ बनना चाहते हो, तो प्रेजेंटली आप अभी ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो वो बनने में आपकी हेल्प करेगा, उस पर फोकस करो। तो इस तरह से स्मॉल स्मॉल चेंजेस लेके आते हैं उनकी अवेयरनेस में। और जो भी सक्सेसफुल चीज़ें उन्होंने पहले करी है उसको बार बार रिपीट करने के लिए बोला जाता है और अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि अपने प्रेफर्ड फ्यूचर की तरफ मूव करो। अब इसमें मिरेकल क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिरेकल क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या होता है वो क्वेश्चन। तो जब उसको बोला जाता है कि अपना प्रेफर्ड फ्यूचर आप इमेजिन करो कि आप अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हो, तो उसी बीच में आगे जाके थेरेपी में एक क्वेश्चन पुट करता है काउंसलर। और वो क्वेश्चन इस तरह से होता है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे के आपको समझाया हुआ है। सपोज योर मीटिंग इज ओवर, यू गो होम, डू वट एवर यू प्लान टू डू। मतलब आपका दिन खत्म हो गया, आप घर गए, आप थक गए, आप सो गए। और जब आप सो गए तो रात को बीच में एक मिरेकल हो गया। मिरेकल मतलब एक जादू हुआ, कुछ हुआ, सडनली एक मिरेकल हुआ। और क्या हुआ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सारी सॉल्व हो गई। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में वो सब सॉल्व हो गई। वो मिरेकल ओवरनाइट हुआ। जब आप अब अगले दिन उठते हो तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप डिस्कवर करोगे कि यार रात को कुछ मिरेकल हुआ है। आपको क्या अलग दिखेगा, आप क्या नोटिस करोगे। अब आपको कोई आके तो बताएगा नहीं रात को मिरेकल हुआ है क्योंकि सब सो रहे थे। लेकिन आप अगले दिन उठे तो आपको बहुत कुछ अलग लगा पहले से। आपको गुस्सा नहीं आया या आप जो परेशान थे वो नहीं हुए। तो ऐसा क्या था, मतलब क्या पहले साइंस, फर्स्ट साइंस क्या थे। तो आप जैसे अपसेट नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, आपने क्या ऐसी चीज देखी। तो काउंसलर यहाँ पे क्या चाह रहा है कि वो क्लाइंट को पॉजिटिव गोल्स को इमेजिन करवा रहा है कि अगर जैसे मान लो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैं क्या देखूंगा, मेरे को क्या क्या मिल गया उठते ही, या मेरी क्या चीज हट गई जो मुझे परेशान कर रही थी। तो वो पॉजिटिव चीज़ इमेजिन करने से ही काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जब हम अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में इमेजिन करते हैं ना, तो उसी से हमारे बॉडी में, हमारे फिजियोलॉजिकल मेंटल प्रोसेस में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो वो फिर वो क्लाइंट बताता है कि अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं ये देखूंगा कि सुबह उठते ही मेरे जो भी उसको प्रॉब्लम है, जैसे सपोज किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं जब अगले दिन उठा तो मैंने देखा कि मेरे जो पेंडिंग बिल्स थे वो पेमेंट हो गई। तो इस तरीके से वो बताता है। फिर आता है एक्सेप्शन सीकिंग। यहाँ पे क्लाइंट्स आर एनकरेज टू सीक आउट इंस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शन व्हेन द प्रॉब्लम वाज नॉट प्रेजेंट। मतलब जब ये आपको प्रॉब्लम नहीं थी डिप्रेशन की या एंजाइटी की, उस टाइम क्या था, ऐसे कौन से इंस्टेंसेस थे, कहाँ थे आप, कैसे रहते थे, किस तरह आप थे जब ये, और उस टाइम को आप दोबारा कैसे लेके आ सकते हो। फिर एस्टैब्लिशिंग पॉजिटिव गोल। पॉजिटिव गोल मतलब वो अब क्या कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव गोल क्या होता है कि क्या नहीं कर सकते, उसको मत ध्यान दो। रेदर देन कि पॉजिटिव गोल के कर क्या सकते हैं। तो पॉजिटिव गोल्स, पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करे जाते हैं पूरी थेरेपी में।
रिसोर्सेज एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं। जैसे इंटरनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे अपने अंदर है, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, क्वालिटीज़ हो गई, टैलेंट्स हो गए। एक्सटर्नल में हमारा रिलेशनशिप जिसके साथ है, हमारा सपोर्ट, पार्टनर, सपोर्ट सिस्टम, फैमिली, फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल हो गए। तो रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना है। अब इस काउंसलिंग की लिमिटेशन और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। इसकी वाइड एप्लीकेशन भी है, जैसे स्कूल सेटिंग में बच्चों के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। और स्कूल काउंसलर find it difficult to find counseling theoretical approaches which can be effectively used for school setting, though the counselor need to know all theoretical approaches including psychodynamic behavioral। अब ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वैसे तो देखो काउंसलर को हर एक तरह की अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो साइकोडामिक है, बिहेवियरल है, ट्रांजेक्शनल है, कॉग्निटिव है। पर जैसे स्कूल सेटिंग्स हैं, उस केस में अगर उसे लगता है कि सॉल्यूशन फोकस थेरेपी ज़्यादा बेटर है, तो उसको इफ़ेक्टिवली वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो मतलब ये स्कूल सेटिंग्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ काउंसलिंग है, इट गिव्स राइज टू इमीडिएट ऑब्जर्वेबल चेंजेस। इसमें इमीडिएटली हमें चेंजेस नज़र आते हैं कि जो ऑब्जर्व हो रहे हैं क्लाइंट के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ रहा है, तो हमें सॉल्यूशन डायरेक्टली नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके कुछ मेरिट्स यहाँ लिखे हुए हैं कि ये मोर एक्शन ओरिएंटेड है, कि आपने एक्चुअली में करना क्या है उसके ऊपर बात करती है। ये ब्रीफ है, ठीक है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव है और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं सेशंस। काउंसलर हु यूजेस दिस मेथड मेक अ कॉन्शियस यूज ऑफ टाइम बाय एंगेजिंग द क्लाइंट क्विकली। क्योंकि टाइम कम होता है तो काउंसलर बड़ी जल्दी क्लाइंट को एंगेज कर लेता है और टाइम का बड़ा कॉन्शियस यूज़ करता है, और क्लाइंट को फोकस रखता है उसके गोल्स और प्रायोरिटीज़ पे। ये स्ट्रेंथ के ऊपर बेस है, क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ और स्किल्स और रिसोर्सेज पे फोकस करती है। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखती है थेरेपिस्ट और क्लाइंट्स दोनों के लिए। क्लियर गोल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वही हमारे गोल बन जाते हैं थेरेपी में। एंड इट में हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिम्टम। इससे हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्योंकि हम अपने आप को इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कम हो जाती हैं। फिर कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग है। ये होता है कि जब हम अलग अलग थेरेपी से, अलग अलग अप्रोचेस से अपनी काउंसलिंग जो है उसमें कंबाइंड करके काउंसलिंग करते हैं। मतलब जो जो चीज़ें बेस्ट है हर एक अप्रोच में, जैसे कुछ चीज़ें साइकोडायनामिक की बेटर हैं, कुछ चीज़ें कॉग्निटिव अप्रोच की बेटर हैं, कुछ बिहेवियरल अप्रोच की अच्छी है, कुछ सॉल्यूशन फोकस की अच्छी हैं। तो हम उसमें से सारी चीज़ें लेके जब काउंसलिंग करते हैं और बेस्ट चीज़ों को हम उठा के अपनी काउंसलिंग में हम अप्लाई करते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटिव काउंसलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक तो काउंसलर को ना सारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही, अगर आप सिर्फ साइकोडायनामिक यूज़ कर रहे हो तो आपको बाकी चीज़ें ना पता हो। तो आपको उसके अलावा भी जो आप टेक्निक अपने उसमें थेरेपी में यूज़ करते हो, उसके अलावा दूसरे जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं या दूसरी थेरेपीज़ हैं, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसलिए वो हमें फ़ायदा क्यों होता है उसकी नॉलेज होने से, क्योंकि कई बार उसमें से हम कुछ चीज़ें लेके अपनी काउंसलिंग में यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटिव काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करते हैं एंड मेथड्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ सिस्टम। अलग अलग जो टाइप की थेरेपीज़ हैं उसमें से लेके हम अपनी काउंसलिंग में डालते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमें इन डेप्थ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक तरह की काउंसलिंग अप्रोच की। और इंटीग्रेटिव काउंसलिंग क्योंकि इतना इजी भी नहीं है, ये भी एक तरीके से चैलेंज हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट को हर एक उसकी नॉलेज होनी चाहिए अपने जो थेरेपीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं। साथ में जो क्लाइंट है, सॉरी, काउंसलर को नॉलेज होनी चाहिए, और जो क्लाइंट है ना उसकी जो सिचुएशन है, कल्चर है, बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन अप्रोचेज़ को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि इसमें क्या अप्रोच के बारे में बता रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल पाथवेज टू अचीविंग इंटीग्रेटिव काउंसलिंग। 3 तरीके से हम ये अचीव कर सकते हैं। पहला तो है टेक्निकल एक्लेक्टिज्म। एक्लेक्टिसिज्म मतलब होता है जब कंबाइंड कर देते हैं हम अलग अलग चीज़ें। फिर थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन है, फिर तीसरा है कॉमन फैक्टर्स। तो टेक्निकल एक्लेक्टिज्म मतलब सिलेक्टिंग सूटेबल टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट, सब में से जो सूटेबल चीज़ें हैं डिफरेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेज में से किसको सूटेबल, क्लाइंट की नीड्स के और रिसोर्सेज के जो सूटेबल है वो उठा लो।
थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि जनरेटिंग न्यू थ्योरी, मतलब सब में से अलग अलग चीज़ों को निकाल के उससे आप अपनी खुद की नई थ्योरी बना लो और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ले लो सारी चीज़ों में से, और सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठा के आप अपने खुद की एक नई अप्रोच बना लो, वो हो गया थ्योरेटिकल इंटीग्रेशन। और तीसरी चीज़ हो गई कॉमन फैक्टर्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सारी थेरेपीज के कॉमन फैक्टर्स हैं, डिफरेंट थ्योरेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो नॉन स्पेसिफिक वेरिएबल कॉमन गोल्स होते हैं जो सारी थेरेपीज़ के, जैसे सारी थेरेपीज़ के गोल क्या है कि हमें इंसाइट बिल्ड करना है, हमें चेंजेस लेके आने हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज करनी है क्लाइंट्स की, तो वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो इधर ये मल्टी मॉडल की बात कर रहे हैं कि मल्टी मॉडल थेरेपी में भी यही होता है कि हम अलग अलग टेक्निक्स जो है अलग अलग थेरेपी की बोरो कर लेते हैं और उसको हम अपनी पर्टिकुलर अप्रोच में डाल देते हैं, ताकि जो क्लाइंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी थ्योरेटिकल अप्रोच जो है उसको यूज़ कर पाए। इंटीग्रेटिव इसकी काउंसलिंग की देखो, एक तो इसका मेरिट ये भी है कि जैसे सपोज आप मल्टी कल्चरल आपका क्लाइंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल अप्रोचेस चेंज कर सकते हो, या मल्टीलिंगुअल है तो उसमें आपको हेल्प हो सकती है इंटीग्रेटिव काउंसलिंग यूज़ करने से। और भी इसके इन्होंने बताया है पोटेंशियल, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर तीनों चीज़ें होती हैं, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कॉग्निटिव का यूज़ करें या सिर्फ हम लोग बिहेवियरल अप्रोच का यूज़ करें। हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग में वो तीनों एस्पेक्ट्स ला सकते हैं, बिहेवियरल अप्रोच के एस्पेक्ट्स भी ला सकते हैं, कॉग्निटिव के भी ला सकते हैं, तो ऐसे कंबाइन कर सकते हैं हम। तो उससे क्या होगा, हम ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग वाले एस्पेक्ट को भी टारगेट कर रहे हैं, फीलिंग वाले को भी और बिहेवियर वाले एस्पेक्ट्स को भी। तो एक तो ये हो जाता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि क्योंकि एक सिंगल थ्योरेटिकल मॉडल से कभी भी आप किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सकते, तो ये ज़रूरी है कि आप इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज़ करो, इसलिए आपको सारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस की नॉलेज हो और उसी को आप मतलब उसी में से आपको जो बेस्ट लगता है या कुछ कॉमन चीज़ें हैं, या तीनों में से जो अप्रोच आप जैसे एक्लेक्टिज्म कर रहे हो, यानी कि आप तीनों में से जो चीज़ें आपको लगता है कि कंबाइन करनी चाहिए वो कंबाइन कर रहे हो, या आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, या कॉमन फैक्टर्स, तो किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो इसको इंटीग्रेटिव थेरेपी कहेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि सिंसियरली और सीरियसली अगर आप उस चीज़ को नहीं लोगे, जैसे आप अलग अलग कंबाइन कर रहे हो थेरेपीज़ को, अप्रोचेस को, लेकिन आपने उसमें इतना सिंसियरली उसको इन डेप्थ नहीं स्टडी किया है या आपको उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जो एक गलत तरीका हो जाता है ना कम कॉम्बिनेशन का, उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो नुकसान हो सकता है। एक अनडिसिप्लिन वे ऑफ पिकिंग नहीं होना चाहिए टेक्निक्स का, कि आपने टेक्निक्स उठा तो ली लेकिन वो आपस में उसकी सूटेबिलिटी मैच नहीं हो रही है, आप वो टेक्निक्स ले रहे हो जो बहुत ही डिफरेंट है। इंटीग्रेशन में भी हमें ये देखना पड़ता है कि वो टेक्निक्स आपस में एक फ्लो में जा रही हो, एकदम सडनली चेंज ना हो, तो वो अनडिसिप्लिन वे ऑफ पिकिंग द टेक्निक्स नहीं होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेटिव जो है काउंसलिंग में बेसिकली इसी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन ये आता है कि इंटीग्रेटिव काउंसलिंग है क्या और उसके क्या पोटेंशियल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।